मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें परिवहन विभाग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग और शिक्षा विभाग सहित वित्त विभाग के तहत कई मुद्दों को स्वीकृति दी गई है। आज मंत्रिपरिषद में 10 मामलों में निर्णय हुए हैं। पहला मामला परिवहन विभाग से संबंधित है। इसमें जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, जो परिवहन विभाग में जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर हैं, बैटरी चालित गाड़ियां हैं, परिवहन और गैर परिवहन वाहन हैं, जितने भी टैक्स डिफॉल्टर हैं उनको अगले 6 महीने के अंतर्गत यह छूट दी गई है कि वो टैक्स के साथ, जो मूल टैक्स है उसके साथ 30% जो डिफॉल्टिंग जो अर्थदंड है उसका भुगतान कर वह सेटल कर सकते हैं। इस मामले में बहुत लोगों ने क्लेम फाइल किए हैं, काउंटर क्लेम फाइल किए हैं, कुछ पर सर्टिफिकेट केस हैं। ये सारे जितने भी मामले हैं विभिन्न न्यायालयों में, इससे वह छुटकारा पा सकते हैं और सरकार को एक तरफ से जहां राजस्व प्राप्ति होगी, वहाँ जितने भी हमारे वाहन मालिक हैं, वाहन के जिनको टैक्स भुगतान किया जाना है, वह सब छूट पा सकेंगे। पटना में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। बाढ़ और सुखाड़ पर इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम नीतीश ने बिहार के बाढ़ और सुखाड़ का जायजा लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश ने अलग अलग जिलों के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है और बाढ़ सुखाड़ को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। पटना हाईकोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने लगभग 25 दिन बाद इस मामले पर फैसला सुनाया है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते ये कहा है कि राज्य सरकार जातीय जनगणना करवा सकती है। इधर पटना हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जनगणना पर जो मामला है जजमेंट के लिए आज फिक्स था। आज पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जातीय जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। क्या मानते हैं कि आप लोग की कहीं ना कहीं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अभी हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या? तो आगे क्या जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो सवाल, जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से रिजेक्ट क्या किया गया है। जनगणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट। अभी जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? कुछ नहीं पता। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद महागठबंधन के नेता बेहद खुश हैं। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले का जेडीयू ने स्वागत किया है। राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, साथ ही साथ राज्य के हित में प्रगतिशील फैसला है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट का यह फैसला गरीबों के हित में है, इसलिए राज्य सरकार भी अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही थी कि राज्य में जातीय जनगणना हर हाल में हो। उच्च न्यायालय का आज का फैसला न सिर्फ स्वागत योग्य है, बल्कि ये प्रगतिशील फैसला है जो गरीब लोगों के हित में है, क्योंकि बिहार सरकार ने शुरू से कह रखा है कि इस गणना के माध्यम से हम राज्य के विभिन्न जातियों की न सिर्फ संख्या निर्धारित, वास्तविक संख्या आकलन कर रहे हैं, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये बड़ा काम हो रहा था, लेकिन बीच में ही न्यायालयीय हस्तक्षेप से रुक गया था। आज ये सरकार के लिए संतोष की बात है कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसकी नीति और नीयत दोनों की जीत
की पुष्टि होती है और दोनों की जीत का यह प्रतीक है। उच्च पटना हाईकोर्ट के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि न्यायालय के आदेश का हमने हमेशा सम्मान किया है और आज भी कर रहे हैं। जिसको न्यायालय और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है उनसे जाकर पूछिए। जो न्यायालय के निर्णय पर उंगली उठाए थे और कई तरह की टिप्पणी किए थे उन लोगों से पूछना चाहिए जिनकी नीयत में खोट था। न्यायालय के आदेश का हमेशा हमने सम्मान किया है और आज भी कर रहे हैं। जिनको माननीय न्यायालय और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है उनसे जाके पूछिए। जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर उंगली उठाए थे और कई तरह की टिप्पणी किए थे उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके नियत में खोट था। बिहार सरकार कह रही है कि उनकी जीत हुई है क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग इसमें बाधा दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन किया था, जातीय जनगणना के विषय पर साथ दिया था। जिनके नियत में खोट है, जो जातीय जनगणना के उद्देश्य को बताने में असफल रहे, इसका विजन, इसका अनुपालन, इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का कोई इनके पास नियत नहीं है। ये सार्वजनिक करे जातीय जनगणना। बिहार में एक के बाद एक हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी और एलजेपी ने जहां कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी और एलजेपी का कहना है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था से दहशत का माहौल है। आरजेडी के शासनकाल से बीजेपी और एलजेपी ने वर्तमान के हालात की तुलना की है तो आरजेडी ने भी विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है। कहीं पर भी जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ज्यादातर दलित, पिछड़े, नीचे तबके के लोग ही उसके शिकार होते हैं। ऊपर वाले भी शिकार होते हैं लेकिन ज्यादा बेचारे गरीब लोग ही शिकार होते हैं, क्योंकि गरीबों को संरक्षण कहीं से नहीं मिलता है। कानून का संरक्षण गरीबों को मिलता है, लेकिन कानून का राज रहे तब तो कानून का संरक्षण गरीबों को मिले। अब वो तो वहां करेंगे ही। और अब देख रहे होंगे कि दरभंगा में जो घटनाएं घटी है तो पोल संस्कृति, इन लोगों ने जो शांति प्रिय समाज जिनके बारे में ये लोग कहते हैं, वो लोग पोल खेलते हैं। एक पोल तक कब्जा किया, फिर दूसरे पोल तक जाते हैं, फिर तीसरे पोल तक, और वो वहां तक अपना गुंडागर्दी का आधिपत्य जमाते हैं। यही खेल होता है। को टारगेट किया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं और देख भी पा रहे। और जब से नीतीश जी ने पाला बदला है, महागठबंधन की सरकार या इनकी सोच कंप्लीटली दलित विरोधी है। ये चाहते ही नहीं है कि दलित समाज या पिछड़ा या अति पिछड़ा से लोग आगे आके कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि अगर इनको विद्या बुद्धि सारी चीजें अगर मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये लोग भी सक्षम हो जाएंगे सही और गलत सोचने के लिए। तो डेफिनेटली हमारी ये सरकार दलित विरोधी है, ये कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। उनको मुद्दों से मतलब रहता नहीं है और उनको अपराधियों पर कार्रवाई हो इसकी चिंता नहीं रहती है। उनको चिंता इस बात की रहती है कि किस तरह से कोई घटनाएं हो और उसका हम राजनीतिक लाभ लें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरह से पहुँच गई है, जिस मुकाम पर पहुँच गई है, अब वो जनता के बीच में और जनता के हित में कोई बात कर नहीं सकते। बिहार में अपराधियों पर सरकार मजबूती के साथ कार्रवाई कर रही है। शासन प्रशासन स्पष्ट रूप से अपराधियों को यह संदेश दे रही है कि चाहे जो भी हो, चाहे बड़े रसूखदार हो या अन्य लोग हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस दिशा में हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। और आप देख रहे हैं कि अपराध करने वाले जो भी लोग होते हैं उनको हर तरह से चिन्हित करके जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है। और जहां भी अपराध होते हैं उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। ये बात समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों को भी हम बख्शने नहीं। इधर जेडीयू ने भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के हमले का जवाब दिया है। जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि राज्य में किसी को सताया नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलित की बात करती है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़ों के हक को लूटने वाली, उनके हक और अधिकारों में कटौती करने वाली भारतीय जनता पार्टी है।
और जहाँ तक दरभंगा से लेकर जहाँ जिस घटनाओं की बात करें, पुलिस पूरे मुस्तैदी से काम करती है। ये बिहार है, यहाँ के आदरणीय नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो किसी भी मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हैं, किसी भी मामले को अटकाना, भटकाना और लटकाना नहीं जानते हैं। तो बिहार में जो भी कानून को तोड़ेगा उसके ऊपर कानून अपना कार्रवाई करेगी। जो कानून को तोड़ेगा, अपराध करेगा, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, चाहे वो पताल में छुपा क्यों न रहे, उसे पुलिस पताल से खींचकर निकालकर जेल में बंद करती है। तो बिहार में किसी के साथ अपराध के मामलों में कानून के कार्यों में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होता है। भागलपुर के विश्वविद्यालय ओपी अंतर्गत पार्वती मोहल्ले में बीते दिनों उपद्रवियों के द्वारा काली मंदिर परिसर के भीतर पथराव किया गया था, जिससे दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया था, दानपेटी टूट गई थी। पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आदेश पर पूरा मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। मोहल्ले के लोग लगातार उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। 48 घंटे बीत चुके हैं, पर अब तक इस मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इसी कड़ी में भाजपा जिला इकाई के कार्यकर्ता मंगलवार को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ताजिया जुलूस में असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह की घटना को अंजाम देकर समाज की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लीपापोती करने के बजाय ध्यान देने की जरूरत है। 30 तारीख को जो लगभग 3 बजे सुबह जो पार्वती काली मंदिर के प्रांगण में मुहर्रम के जुलूस में जो ताजिया जुलूस निकला था मुहर्रम के अवसर पर, उसमें शामिल उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो काली मंदिर में तोड़फोड़ किया गया और पिंडी पर जो पथराव किया गया, उस पथराव में शामिल लोगों को उपद्रवी तत्वों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक तो इस बार पूरे ताजिया जुलूस के अंदर कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था सब जगह विफल नजर आई, एक भी प्रशासन के लोग कहीं नजर नहीं आए। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि भागलपुर में पहली बार इतना संवेदनशील जगह होते हुए यह किनके इशारे पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या ऊपर से बिहार सरकार के मुखिया के द्वारा कोई निर्देश था किया जाए, या कुछ लोग बड़ी घटना को घटित होने का इंतजार कर रहे थे? आज हम सभी कटिहार डीआरएम भवन के सभागार में अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत 218 करोड़ रुपए की लागत से कटिहार रेल डिवीजन के कुल 9 रेलवे स्टेशनों का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पहल कर रही है, जिसमें बारसोई, दालखोला, लुआबारी, ठाकुरगंज, हल्दीबाड़ी, जलपाईगुड़ी, कालियागंज और किशनगंज रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वहीं आगामी 6 अगस्त को अमृत भारत शिलान्यास समारोह का आयोजन होगा। उस दिन एक पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जहां स्कूल में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के भीतर युवा प्रतिभाओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना है, वहीं देश के विकास में उनकी भूमिका पर गर्व की भावना पैदा करना है। अब इसका ये पैसा खाता है कि हमारा जो कटिहार डिवीजन में अमृत भारत में हमारा 18 स्टेशन का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें ये 9 स्टेशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्क स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी इसमें हो रहा है। और ये हमारा जो 9 स्टेशन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 218 करोड़ का वर्क अवार्ड है, जिसमें है कि हमारा 12 मीटर का एफओबी है, स्टेशन बिल्डिंग बनाना है, पार्किंग एरिया को डेवलप करना है, और जितनी भी पैसेंजर एम्यूनिटी पैसेंजर फैसिलिटी को फैसिलिटेट कर सके उसके लिए ये पूरा इन्वेस्टमेंट है। हमारा जो